बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने पिछले सिलसिले को आगे बढ़ाना है। इससे पहली वीडियो में हमने पीएचडी के तहरीरी इम्तहान के बारे में बात की थी, दाखिले का इम्तहान, एडमिशन टेस्ट के बारे में। आज हमने इंटरव्यू के बारे में बात करनी है कि जो उम्मीदवार एमफिल और पीएचडी में दाखिले के वक्त इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, वो इंटरव्यू के दौरान कौन कौन सी आम गलतियां करते हैं, या बुनियादी तौर पर वो कौन सी रहनुमाई है जिसको हासिल करके या जिन असूलों पर अमल पैरा होकर वो इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहली जो चीज़ इस ज़मन में मद्देनज़र रखने के काबिल है वो बुनियादी बात यह है कि ऑल पीएचडी इंटरव्यूज़ आर डिफरेंट, and when I say PhD, that means MPhil also. All PhD interviews are different. Be flexible when preparing for your interview and don't take anyone's advice as definite. Instead, use it to build upon. तो ये मेरी जो वीडियो है इसके बारे में भी है कि किसी राय को आप हरफ आखिर के तौर पे मत लीजिए, इसलिए कि अनलाइक योर रिटन टेस्ट, योर इंटरव्यू डजंट हैव अ सेट पैटर्न। इन इंटरव्यू देयर आर मैनी वेरिएशंस। उसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि आपका इंटरव्यू कैसा होगा, किन लाइंस के ऊपर होगा। उस पर बहुत से वेरिएबल्स हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जो उस वक्त रूनुमा हो सकते हैं, आपके इंटरव्यू की पूरी अलाइनमेंट और ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक कन्वर्सेशनल इनकाउंटर होता है हमारा, जब हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, तो उसमें अमूमन किसी ज़ाब्ते या किसी पैराई या किसी असूल के तहत बात नहीं होती, बल्कि वो बात से बात निकलते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि गुफ्तगू कहीं किसी और समत में जा सकती है। तो इस लिहाज से ये चीज़ सबसे पहले आप जहन में रखिए कि इस वीडियो के अंदर मैं जितनी बातें करूंगा वो बहुत हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहिए कि ये वो बुनियादी असूल हैं जिनकी खिलाफ वर्जी आपको नहीं करनी चाहिए। और ये वो बुनियादी असूल हैं कि अगर आप इन पे अमल पैरा होते हैं तो आप बड़ी हद तक अपनी कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस ज़मन में हमें क्या करना है। ये वो सवाल है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, जो अमूमन एक आइस ब्रेकर के तौर पे इस्तेमाल होता है। आपसे भी ये सवाल पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पूछा जाए, लेकिन इम्कानात इस बात के हैं कि किसी भी इंटरव्यू में ये सवाल अमूमन पूछा जाता है। हमारे जो तालिब इल्म होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो गलती इसमें क्या करते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ ड्यूरिंग देयर एमफिल और पीएचडी इंटरव्यू, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी बायोग्राफिकल डिटेल्स में चले जाते हैं, या बहुत कम अपनी बायोग्राफिकल डिटेल्स में जाते हैं। लेकिन बायोग्राफिकल डिटेल्स में वो उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जिनका उनकी एकेडमिक्स से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपके जहन में ये बात, आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप अपनी एकेडमिक्स को फोरग्राउंड करें, उसमें अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें, उसमें अपने बारे में ज़रूर बताइए, लेकिन अपने बारे में बताते हुए आपका जो आपका जो जाविया है या जो आपका मौजू है, वो बेसिकली उसकी जो पहचान है वो एकेडमिक होनी चाहिए, क्योंकि आप एक एकेडमिक डिसिप्लिन में एडमिशन के लिए आए हैं। तो वहाँ पे अगर आप अपनी बायोग्राफिकल डिटेल्स में ऐसी बातों का जिक्र करते चले जाते हैं जिनका आपकी एकेडमिक्स से, आपकी तालीम से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, तो इसके नुकसानात हैं। एक तो ये डाइवर्शन की तरफ आप चले जाएंगे, दूसरा आप कोई अच्छा तासुर कायम नहीं कर पाएंगे जो पैनल है उसके जहन में। तो इस ज़मन में एक तो ये बात आप जहन में रखिए कि अपने आप को मुतारफ़ करवाते वक्त आपने जो फोकस है, वो आपका जो मौजू है, ठीक है, अपना तारफ़ ज़रूर करवाइए, लेकिन जो आपकी एकेडमिक्स है उनको आप अपनी एकेडमिक्स को फोरग्राउंड करें। तो ये इस ज़मन में ये बात काबिल ज़िक्र है। दूसरा सवाल जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा है कि जो अमूमन पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट आर योर रिसर्च इंटरेस्ट्स। अच्छा, बहुत सी यूनिवर्सिटियों में, जिसमें बाहर की यूनिवर्सिटियाँ सर फहरिस्त हैं,
वो पीएचडी में दाखिले के वक्त आपकी रिसर्च प्रपोजल भी डिमांड करते हैं कि आपकी रिसर्च प्रपोजल आपके फॉर्म के साथ मुंसलिक होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रैक्टिस शुरू की गई है हाल ही में, लेकिन अमूमी तौर पे हमारे यहाँ रिसर्च प्रपोजल के साथ दाखिले के वक्त उसको मशरूत नहीं किया जाता। बहरहाल अगर रिसर्च प्रपोजल आपसे मांगी जाए ना मांगी जाए, आपके फॉर्म के साथ मुंसलिक हो या ना हो, लेकिन ये सवाल बहरहाल आपसे पूछा जाएगा जिसके इम्कानात हैं कि आपकी रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि पीएचडी और एमफिल का जो प्रोग्राम है बुनियादी तौर पे ये दो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। तो ये बात करीने की आस नहीं है कि इंटरव्यू में आपसे बिल्कुल इस बाबत कुछ ना पूछा जाए। तो चांसेस आर दैट यू विल बी क्विज्ड अबाउट इट एंड यू विल बी क्विज्ड अबाउट इट वेरी रिगरसली। तो प्लीज अपनी रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, और जो स्पेसिफिक आपकी एक रिसर्च इंटरेस्ट है विच यू वांट टू परस्यू फॉर योर पीएचडी टॉपिक और पीएचडी रिसर्च, उसके बारे में आपके पास बहुत थ्रेडबेयर नॉलेज होना चाहिए। थ्रेडबेयर का मतलब ये तो नहीं, ज़ाहिर है अभी आपने उसमें रिसर्च तो नहीं की, लेकिन मुमकिन हद तक आपका मुतालिया उसमें होना चाहिए, उसके अंदर आपको मालूमात होनी चाहिए, वाकफियत होनी चाहिए, ताकि उस पर आप बात कर सकें। क्योंकि जब आपने कह दिया कि ये मेरी रिसर्च इंटरेस्ट है, फिर उस पर फिर पैनल का हक बनता है कि वो आपसे सवाल करे, एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस। तो ये वो सवाल है जिसको आप इंटरव्यू डे से पहले प्रिपेयर करना शुरू कर दें। पहले से आप नोट डाउन करें, अपने माइंड को खंगालें, अपना एप्टीट्यूड देखें कि आपकी रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, फिर उनको डीलिमिट करें, फिर डीलिमिट करने के बाद उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर कुछ रीडिंग करें, कुछ गूगल करें, कुछ उसमें देखिए कि कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स क्या हैं, उसमें डिबेट्स क्या क्या हैं। ये आपने इंटरव्यू डे से पहले करने का काम है, और इसमें अच्छी खासी आपको रिगरस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एंड द मोर सक्सेसफुली यू डू इट द बेटर यू वुड परफॉर्म इन योर इंटरव्यू। एक और क्वेश्चन जो अमूमन इंटरव्यू में पूछा जाता है और जिसके लिए हमारे बच्चे पहले से तैयारी नहीं करते, वो है व्हाट आर यू रीडिंग दीज डेज, और विच बुक यू आर यू रीडिंग दीज डेज। तो जाहिर है ऑफ हैंड जब ये क्वेश्चन होता है समटाइम्स, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर कॉट अनप्रिपेयर्ड। तो अमूमन ये देखने में आया है कि बाज़ दफ़ा तो उस वक्त उनके ज़ेरे मुतालिया कोई किताब होती नहीं है, तो वो दो सूरतें हैं, या तो वो सच बोल देते हैं, कहते हैं जी मैं कोई किताब नहीं पढ़ रहा। ज़ाहिर है वो भी एक बहुत गलत तासुर है कि आप पीएचडी के लिए आए हैं, आप एक तालिब इल्म है और कोई किताब आपके ज़ेरे मुतालिया नहीं है। तो दूसरे कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रैंडमली किसी किताब का नाम ले देंगे कि जी ये किताब मेरे ज़ेरे मुतालिया है, जो कि नहीं होती, या जो उन्हें बहुत पहले पढ़ी होती है। तो ये सूरत पहली से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, बिकॉज हियर यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट। और जब आपने एक किताब को नॉमिनेट कर दिया तो नाउ यू आर नॉट अ मूविंग टारगेट, नाउ यू आर अ फिक्स टारगेट। So you will be quizzed about that book, and God forbid if you fail to address those questions, so that means you are doomed. The book you are claiming to have read or you are reading, you don't know anything about it. इसमें बहुत एनेक्डोटल इंसिडेंट मैं नरेट कर सकता हूँ। कई इंटरव्यू पैनल्स में हमने बच्चों से सवाल किया तो बच्चों ने ऐसे ही किसी किताब का नाम ले लिया, तो जब पता किया कि उनसे पूछा गया कि उस बुक के फर्स्ट चैप्टर में कौन सी बात डिस्कस हुई है या उसका राइटर कौन है, समटाइम्स इन सर्टेन केसेस, तो स्टूडेंट्स दे वर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। तो प्लीज रिमेंबर देयर कांट बी वर्स इंप्रेशन देन दिस, दैट यू आर क्लेमिंग टू रीड समथिंग and then you don't know anything about that, or you are absolutely mistaken about that thing. तो ये भी काम जो है आपने इंटरव्यू डे से पहले करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर हैविंग एन इंटरव्यू नेक्स्ट वीक, प्लीज टेक अ बुक रेलिवेंट टू योर टॉपिक, रेलिवेंट टू योर research interest, start reading it critically. Please read the book critically, don't read it just like academic reading. Read it critically, so that on that particular day if you are quizzed about it, you must be able to give your own informed opinion regarding that book. उसके सब्सटेंस पे भी आप बात कर सकें और उसके बारे में आप अपनी तनकीदी राय का इजहार भी कर सकें, जो कि पीएचडी और एमफिल के इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी है। तो ये काम भी इंटरव्यू के दिन से पहले आप शुरू कर दें, ये पहले करने का काम है। एक और क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द करंट स्कॉलरशिप इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है।
जिस फील्ड में आपने अपने आप को प्लेस किया है उसमें कंटेम्पररी ट्रेंड्स, डिबेट्स, इश्यूज, क्वेश्चंस वो कौन कौन से हैं, किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है आज के दिन में, द डे व्हेन यू आर अपीयरिंग बिफोर द इंटरव्यू पैनल. So we are living in a knowledge driven world. Cyber technology is all around us. So we are surrounded by knowledge. So today you don't have an excuse not to know anything about your field of study, or you don't have an excuse to present obsolete information. तो आपको लेटेस्ट पता होना चाहिए कि अगर आप कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्टेड हैं या कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में हैं या किसी और या लिटरेचर में है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है या पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है, तो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है. अब आपको पता होना चाहिए कि इस मखसूस लम्हे के ऊपर, तारीख के इस मौके के ऊपर, वक्त के इस एट दिस पर्टिकुलर टाइम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज कहाँ खड़ी है या पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर कहाँ खड़ा है इस वक्त, उसमें कौन कौन से डिबेट्स हैं जो आज की तारीख में हो रहे हैं, जिन पे आज बात हो रही है. तो ये भी इंटरव्यू डे से पहले का करने का काम है. तो देखा किस तरह हम इंटरव्यू डे से पहले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक मफरूज़ा ये पाया जाता है कि इंटरव्यू के लिए तो आपको ख़ास तैयारी नहीं कर सकते. ऐसा हरगिज़ नहीं है. इंटरव्यू से पहले बहुत से ऐसे काम हैं कि अगर आप उनको प्रॉपरली कर लें, अपनी तवज्जो उनकी जानब मबजूल कर लें, तो इंटरव्यू डे के लिए आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा. आप जो कहेंगे वो सच होगा और उसको आप डिफेंड भी कर सकेंगे और क्वेश्चंस को आप एड्रेस भी कर सकेंगे. अच्छा, यहाँ तक तो बात, ये तो जनरल क्वेश्चंस हैं. अब आगे आ जाइए अपने फील्ड्स की तरफ. बेसिकली ये वीडियो लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, ईएलटी, ग्रामर, इन एरियाज को कवर करती है, और वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स जो इन डिसिप्लिन्स के अंदर एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेने के हाँ हैं, ये उनके लिए है. तो देखिए हमारे यहाँ जो वेगनेस है ना, वेगनेस इज अ डेडली सिन इन द माइंड ऑफ अ स्कॉलर और अ रिसर्चर. मसलन हम बच्चों से पूछते हैं कि आप हमें बताएं रोमांटिसिज्म क्या है, आप हमें बताएं पर्सोनिफिकेशन क्या है, आप हमें बताएं कि सिस्टेमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स क्या है. तो वो हमें बहुत वेग सा एक जवाब दे देंगे. ऑब्वियसली दे आर नॉट टू ब्लेम, दे विल बी रिकॉलिंग फ्रॉम मेमोरी. सो दिस थिंग विल नॉट हेल्प यू. On the day of your interview, you have to have factual, exact definitional knowledge about certain aspects which we will discuss here. ये जरा हेडिंग देखें, फैक्चुअल, एग्जैक्ट, डेफिनेशनल नॉलेज. ये वो चीजें हैं जिनके बारे में आपके पास एग्जैक्ट जवाब होना चाहिए, वेग जवाब नहीं होना चाहिए. आप जो बात करें वो डेफिनेशनल नॉलेज हो, आप जो बात करें वो फैक्चुअल हो, क्योंकि यहाँ पे वेगनेस और राउंड अबाउट आंसर्स जो हैं या बहुत सब्जेक्टिव और फार फेच्ड जो आंसर्स हैं, दे विल नॉट हेल्प यू, दे विल बी काउंटर प्रोडक्टिव. मसलन अगर आप लिटरेचर में अपीयर हो रहे हैं, यू आर अपीयरिंग इन एन इंटरव्यू फॉर लिटरेचर, तो लिटरेरी मूवमेंट्स क्या हैं आपको पता होना चाहिए कि लिटरेचर में बड़ी बड़ी लिटरेरी मूवमेंट्स क्या हैं. फॉर एग्जांपल आपको मैं एक बहुत मोटी सी मिसाल देता हूं कि इमेजिज्म और एक्सप्रेशनिज्म, नाउ दीज आर टू डिफरेंट लिटरेरी मूवमेंट्स, but they somehow they look similar, or sometimes people confuse them. So you must be able to differentiate between imagism and expressionism. Just one example. So but that you can do only if you have some factual exact definitional knowledge. You know what does it mean to be an expressionist, व्हाट इज इमेजिज्म. तो इसमें अगर आप मेमोरी से रिकॉल करके या अपने नॉलेज के ऊपर बिल्ड करके को आंसर देंगे, तो यू वोंट बी एबल टू डिफाइन दीज टर्म्स, लेट अलोन टू डिफरेंशिएट देम. इसी तरह आप देखिए कि जो लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म्स के बारे में आपका जो नॉलेज है वो फैक्चुअल और एग्जैक्ट होना चाहिए, डेफिनेशनल होना चाहिए. अगर आपसे कोई लिटरेरी टर्म पूछी जाती है तो यू मस्ट बी एबल टू डिफाइन दैट प्रिसाइसली. सो रिमेंबर, ये जो रट्टा होता है, हमने रट्टा, जो रट्टे की आदत है इसको बदनाम किया है, लेकिन जो बुनियादी असूल होते हैं किसी भी इल्म की शाख के अंदर, उसके कुछ बुनियादी इस्तिलाहात, बुनियादी असूल जो होते हैं वो आपको रटने ही पड़ते हैं, वो आपको अजबर होने चाहिए, जिसको कहते हैं टिप ऑफ द टंग. आपकी बिल्कुल फिंगर टिप्स के ऊपर ये चीज़ें होनी चाहिए. उसमें लिटरेरी टर्म्स हैं. अब लिटरेरी टर्म्स में देखिए, मसलन फॉर एग्जांपल वही जो डिफरेंशिएट करने की बात है,
Suppose you are asked during an interview, what is the difference between a myth and a legend? Now, ordinarily, we don't differentiate between these two literary terms. We put them synonymously, but there is difference between a myth and a legend. Similarly, there's a long list of literary terms, but you must be able to give exact definition, exact answer. When somebody puts this question to you, how would you define this literary term? In response to that question, you cannot have a very vague or roundabout or far-fetched answer. That will not help you. Major works major works and writers, obviously no need to give any example. जो major works हैं, major writers हैं, वो आपको पता होना चाहिए उनके themes क्या हैं. जो अगर works हैं तो उनके themes क्या हैं, अगर major writers हैं तो उनके themes क्या हैं. सो मच सो आपको जो माइनर राइटर्स हैं उनके बारे में भी कुछ ना होना चाहिए. रोमांटिसिज्म के माइनर राइटर्स कौन से हैं, ऑगस्टन एज के माइनर राइटर कौन से हैं, विक्टोरियन एज की कौन से हैं, ज्यादा नहीं तो कम से कम कुछ एक आध का पता हो, सो दैट अगर आपसे पूछा जाए कि आप दोनों को कंपेयर करें या किसी का नाम लें. सपोज somebody asks this question to you, that mention any minor writer from this literary era. So in response to that, you shouldn't be blank, you should have something to say. Similarly, genres जो हैं literature में, which literary genres are there, how to define them. अब इसमें भी वही बात है, अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, you don't have any idea. Pastoral poetry, for example, the question is how to define pastoral poetry. So you can't say a poetry with pastoral theme, that will be insufficient because that is what you are recalling from your memory. So here again you have to have some exact answer. इसी तरह आप आइए कि लिंग्विस्टिक्स में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो उसमें व्हाट शुड बी योर फोकल पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स, ब्रांचेस, मेजर लिंग्विस्ट, स्कूल्स ऑफ थॉट. तो ये जो फोकल पॉइंट्स हैं इनके ऊपर आपकी पूरी तवज्जो होनी चाहिए. लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट देम. फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज सिस्टेमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स, SFL. तो बेसिकली इट्स अ कॉन्सेप्ट, systemic functional linguistics. You must be able to answer exactly or in some exact way. Similarly, with reference to concept, if somebody puts this question to you, how would you differentiate between inflection and derivation? Now you must be able to differentiate between them, but you can only do this if you know what is meant by inflection and what is meant by derivation. So concepts should be very clear in your mind. Similarly, branches, different branches of linguistics, you have to be very clear about all the branches of linguistics. This is essential for you because there is no excuse that this is not my domain, this is not my area of interest. It may not be your area of interest, but you are claiming admission in linguistics, therefore it is your responsibility to have that much knowledge so that you could define different branches of that discipline. मेजर लिंग्विस्ट कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए. मेजर लिंग्विस्ट जो है उनके नाम क्या है, किसी के बारे में पूछा जा सकता है, किसी के ऊपर बहस हो सकती है, आपके ज़हन में होना चाहिए. स्कूल्स ऑफ थॉट, देयर आर, फॉर एग्जांपल देयर इज अ फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, structuralist school of thought, cognitivist school of thought, generativist school of thought. So these are different schools of thought. So functionalism, structuralism, cognitivism, generativism, these schools of thought should be in your mind and you must be able to define them so that you are clear when they are asking you about schools of thought or different paradigms which are associated with these schools of thought, you are able to answer them. Now coming to ELT, if you are claiming admission in ELT, that is English language teaching, again you have to be clear about the concepts, major concepts, basic concepts. For example, you are asked what is corrective feedback. Corrective feedback क्या है? Learner autonomy क्या है? या teaching methods हैं. There are different teaching methods. Somebody puts this question to you, what is suggestopedia? What is total physical response? Total physical response, suggestopedia, these are teaching methods. You must be able to define them precisely. Similarly, the question is regarding terms, different terms which are used in ELT. You must be able to address the question.
and different schools of thought which we have in ELT. Behaviorism, mentalism, cognitivism. So this is again in ELT, these are the focal points about which you have to be very clear, and your knowledge, your answers should be exact and to the point. Grammar pertains to everything, whether you are appearing in literature, linguistics, ELT, there can be a grammar related question anywhere. So grammar cannot be confined to any one discipline, it can be anywhere. आप किसी भी डिसिप्लिन में अपीयर हो रहे हैं, ग्रामर का सवाल पैनल का हक है कि वो आपसे पूछे और आपका फर्ज है कि आप उसका जवाब दें, क्योंकि ग्रामर हर चीज की बुनियाद है। तो ग्रामर में भी आप ये देखें कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रामर एंड देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ ग्रामर। आपको पता होना चाहिए ग्रामर में डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं। फिर ग्रामर के अंदर आपसे बेसिक क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछेगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप नाउन को डिफाइन करें, वर्ब को डिफाइन करें, एडजेक्टिव को डिफाइन करें, लेकिन एडवांस्ड लेवल के कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ग्रामर के हवाले से भी हमारे यहाँ एक गलतफहमी ये पाई जाती है कि ग्रामर तो बड़ी बेसिक चीज होती है जी, इसके बारे में तो एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन हो नहीं सकता। ये ऐसा नहीं है, ग्रामर के अंदर आपसे बहुत सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चनिंग हो सकती है which you will be difficult in answering if you are not prepared for that. For example, अगर आपसे कहा जाता है कि how to differentiate between generative grammar and transformation grammar, अब ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ, ये हमारे मुल्क में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये सोच भी सकेंगे या जिन्होंने कभी ये सोचा होगा कि ये दो डिफरेंट डोमेन्स हैं। हमारे यहाँ एक कॉमन ट्रेंड ये है कि हम इन दोनों को भी लंप देम टुगेदर और हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर TGG। हालांकि हकीकत ये है कि जो चॉम्स्की की ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर है, ये दो पैराडाइम्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें जनरेटिव पैराडाइम डिफरेंट है और ट्रांसफॉर्मेशन का पैराडाइम डिफरेंट है। इन दोनों की क्लबिंग करके जब चॉम्स्की ने अपनी TGG को प्रेजेंट किया है, तो दैट इज नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर एज अ मोनोलिथिक concept of grammar. It is based upon basically two concepts. One is generative grammar and other is transformation grammar. This is what I mean when I say advanced level concepts. Similarly, if somebody puts this question to you, how would you differentiate between a subjunctive mood and an indicative mood? इंडिकेटिव मूड और सब्जेक्टिव मूड में आप कैसे फर्क करेंगे? तो जाहिर है इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, पहले से कुछ आपका मुतालिया होगा, आपने कुछ रीडिंग की होगी, फिर आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो याद रखें, ये वो फोकल पॉइंट्स हैं जिनसे मुतल्लक अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो उसमें आपकी ज़ाती राय या आपका बहुत ही कोई वेग मुबहम आंसर जो है वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि यहाँ आपने जो बात कहनी है वो दो टोक बिल्कुल दुरुस्त और जिसको कहते हैं गोइंग बाय द बुक, हियर यू विल गो बाय द बुक। इससे पहले यहाँ पे आप ठीक है किसी हद तक आप अपनी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आप आगे इस डोमेन में आ गए, यहाँ पे आपने फैक्चुअल, एग्जैक्ट और डेफिनेशनल नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करना है एज मच एज पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। ये जनरल गाइडलाइंस हैं, ये सबके लिए हैं, अक्रॉस द डिसिप्लिन्स हैं। डोंट ट्राई टू बी फनी, सेंस ऑफ ह्यूमर वेरीज अक्रॉस पीपल एंड कल्चर्स। ये एक फॉर्मल सेटिंग में आप जा रहे हैं, एक फॉर्मल इनकाउंटर है, वहां पे पैनल अगर मजाक कर भी रहा है तो यू शुड नॉट टेक द लिबर्टी। हमारे यहाँ अक्सर बच्चे जो होते हैं दे आर कैरीड अवे, वो पैनल ने अगर को मजाक किया तो जवाब में उन्होंने भी मजाक कर दिया, तो वहां पे यू आर नॉट देयर फॉर पॉइंट एंड काउंटर पॉइंट, you are just there to attend an interview. Don't undermine the importance of soft general questions like where do you see yourself in future or what is motivating you to do the PhD. अच्छा, इस तरह के जनरल क्वेश्चंस के लिए भी आप पहले से अपने आप को तैयार करके जाएं और जवाब सोच के जाएं और ठीक सोच समझ के जाएं। ये नहीं कि वहां पे इस तरह के, ये सॉफ्ट को मैंने इसलिए कामों में लिखा है कि पीपल अस्यूम कि ये बड़े सॉफ्ट क्वेश्चंस हैं, हालांकि ये सॉफ्ट क्वेश्चंस नहीं है। ये आपके जहन को, आपके माइंड को, आपके रवैये को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप अपने आप को तैयार करें। आपका जवाब जो है कि आपकी मोटिवेशन क्या थी PhD के लिए, तो इसका जवाब एक तो ये हो सकता है कि इसके बगैर आप प्रमोशन नहीं है। जाहिर अगर आप ये जवाब देंगे तो यू विल बी रूइनिंग योर इम्प्रेशन। तो प्लीज प्रिपेयर अ बेटर आंसर
which could convince and which could win favor for you. That will help you. Don't pretend that you know things that you don't. Please confess your ignorance. Confessing your ignorance is half of knowledge. किस चीज़ का नहीं पता, सॉरी कर दें, एडमिट करें कि आपको नहीं पता, बजाय इसके कि आप मिसलीड करना शुरू कर दें या अपनी, हाँ एक इसमें एक्सेप्शन है कि आप कह दें कि आई डोंट नो बट आई थिंक, ये यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक डिलिबरेट डॉगमेटिक वे में आंसर दे रहे हैं इस चीज़ का जिसको आपको नहीं पता, तो that is not going to help you at all. That will be counterproductive for your impression. Avoid simple yes no answers. Sometimes panel आपसे yes no answers कर रहा है, तो yes no answer अगरचे वो yes no में उसका जवाब हो गया, लेकिन अगर आप ज़रूरी समझते हैं कि इसके साथ थोड़ी सी आप वजाहत भी कर दें, मसलन अगर आपने yes कहा है तो क्यों कहा है, अगर आपने no कहा है तो ज़ाहिर है किसी बुनियाद पे no कहा है, इसी तरह yes की भी आपके पास कोई बुनियाद होगी, तो ज़ाहिर है अगर आपने किसी बुनियाद पे yes और no का दावा किया है तो उस बुनियाद को एक जुमले में, दो जुमलों में पोलाइट वे में ब्रीफली एक्सप्लेन करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये बहुत गलत होगा कि अगर आप उसमें एक बात को तूल देना शुरू कर दें, वो ज़ाहिर है आपके हक में कतन नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप किसी बुनियाद पे यस या नो कर रहे हैं तो देयर इज़ नो हार्म कि आप एक आध जुमले में उसका इजहार कर दें, बल्कि वो बात आपके हक में जाएगी। ये सबसे अहम जो पीस ऑफ एडवाइस है जो मैं आपको देना चाहूँगा, सबसे अहम वो ये है कि ब्रिंग द पैनल टू योर ओन टर्फ एंड एंगेज देम देयर। कोशिश करें कि जिस तरह पहलवान नहीं करते कि उसको अपनी टर्फ पे खींच के लाएं। ये एक मुकाबला है आपके दरमियान और पैनल के दरमियान, तो मुकाबला एक पॉजिटिव सेंस के अंदर है। तो अच्छा कैंडिडेट वो होता है जो पैनल की टर्फ पे जाके उनके साथ एंगेज नहीं होता, बल्कि पैनल को अपनी टर्फ पे लेके आता है। तो कोशिश करें कि अपनी गुफ्तगू में इन द कोर्स ऑफ योर कन्वर्सेशन आप उनको अपनी टर्फ पे लेके आए। तो ये जाहिर है जब आप बात करेंगे अपनी रिसर्च इंटरेस्ट की, अब ये टेक्टफुली आपने करना है, आप पे डिपेंड करता है। अमूमन पैनल खुद ही आपकी टर्फ पे आ जाता है, और हर अच्छे पैनल को, हर अच्छे इंटरव्यूअर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैंडिडेट को उसकी टर्फ के ऊपर चेक करे, क्योंकि देयर आर लिमिटलेस टर्फ्स। अगर मैं किसी कैंडिडेट को किसी और टर्फ के ऊपर चेक करना शुरू कर दूंगा विच इज नॉट हिज और हर्स, सो आई विल बी डूइंग इनजस्टिस टू दैट कैंडिडेट। लेकिन हमारे यहाँ जाहिर है अभी रिसर्च कन्वेंशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, पैनल में जो लोग बैठते हैं वो भी रिसर्च कल्चर में उस हद तक इंगेज नहीं रहे या इतनी एक्सपोजर नहीं है, तो समटाइम्स इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट कि वो अपनी टर्फ पे उनको लेके आए। तो वहां भी आप उनके साथ इंगेज हो, जाहिर है वहां पे आपके आप में स्ट्रेंथ भी होगी, आपके पास आर्गुमेंट भी होगा कुछ कहने को। और बाज तालिब इल्म या बाज जो उम्मीदवार होते हैं वो अपनी जहालत कह लें या मासूमियत कह लें, उसमें वो बिल्कुल खुद सुपुर्दगी के आलम में अपने आप को पैनल के हवाले कर देते हैं और पैनल की तरफ पे चले जाते हैं वॉलंटरीली। ये बहुत डेंजरस बात है। जाहिर है जब आपने खुद आप पैनल की तरफ पे चले गए तो वो तो आप फिर दुश्मन के किले में हैं, वो जैसा सलूक आपके साथ करेंगे फिर आपके तो हाथ पांव वहां बंधे हैं, आपका तो इल्म और नॉलेज और आर्ग्यूमेंट की वो स्ट्रेंथ तो नहीं होगी, बिकॉज दैट इज नॉट योर टर्फ। तो ये सबसे अहम और परसेप्टिव पीस ऑफ एडवाइस जो है फॉर एनी कैंडिडेट हु इज अपीयरिंग इन एनी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम इंटरव्यू फॉर एनी सच प्रोग्राम, उसके लिए ये बहुत सूदमंद है। तो जनाब ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इस सिलसिले में आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट्स में लिखिए, उसको मैं एड्रेस करूंगा। इंशाल्लाह अनकरीब किसी नई वीडियो के साथ ऐसे ही किसी मौजू के ऊपर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।